कल की जो लाइव क्लास थी प्यारे बच्चों, उसमें हमने स्टडी किया था। वो हम स्टडी कर रहे थे बेसिक पार्ट जो आपके पास था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कल सिर्फ हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था और इसके बारे में बेटा हमने पढ़ा था। प्रत्येक बच्चे ने आशा है कि इस वर्क को अच्छे से किया होगा और बाद में प्रैक्टिस भी की होगी। दूसरा, आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इसी टॉपिक को आगे सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एक तो पहला बेसिक्स आता है और फिर कुछ लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। और दूसरा, मैं आप सबके सामने एक शेयर करना चाहूँगा कि ये जो अपना क्लास का पैटर्न था, डेमो क्लासेस जो आपकी चल रही थी, जिसके अंदर आप सभी ने इंग्लिश की क्लास भी ले ली है, जीएस की क्लास भी आपने ले ली है और फिजिक्स की क्लास भी बेटा आपकी हो चुकी है, मैथ की क्लासेस भी हो चुकी हैं। अब आपको एक बैच के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। अभी आप डेमो क्लास में थे और उसके बाद आप सभी बच्चों को एक नया टाइम टेबल दिया जाएगा। उस टाइम टेबल को आपको रेगुलरिटी से फॉलो करना है, ठीक है। वो टाइम टेबल बेटा आपके पास सभी के पास पहुंच जाएगा और उसी टाइम टेबल को मंडे से आपको फॉलो करना है और जो भी अपडेट आती रहेंगी हम उसको फॉलो करते रहेंगे। बेटा आज की इस क्लास में हम ओल्ड ईयर जो एनडीए में एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो इस यूनिट के अंदर आता है, एक टर्म डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले हम बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद किस किस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है और किस लेवल के क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछे गए हैं वो सभी बड़े आसानी से आपको एक एक कंसेप्ट के साथ में सिखाऊंगा। तो देखें, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके बेसिक रूल क्या है। अगर बेटा इसका रूल की बात करता हूं, मैं बेसिक रूल की बात करता हूं सबसे पहले, तो बेसिक रूल में आपके पास एक टर्म आती है मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एक टर्म आती है आपके पास लेंथ, जिसको एल से डिनोट करते हैं। और एक टर्म आती है आपके पास टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है? मास, लेंथ और टाइम। और तीनों बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप सभी को पता है कि तीनों आपके पास फंडामेंटल और स्केलर क्वांटिटी। अब सबसे पहली बात मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि अगर बेटा आपके पास मास है तो आप मास में मास ऐड कर सकते हो और मास ही बाहर आएगा। आप मास में मास सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मास ही रिजल्ट आएगा। लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, लेंथ ही आएगी। और लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे, लेंथ आएगा। टाइम में टाइम ऐड कर सकते हो सिर्फ, तो टाइम बाहर आएगा। और टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो टाइम में बाहर आएगा। ये रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में आपने ये पढ़ा, इसका मतलब मैं यहाँ पे m और m को कभी 2m नहीं लिख सकता। इस चीज का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग है कि अगर मेरे पास 5 किलोग्राम है तो इसमें मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन मास जोड़ सकता हूँ 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15। जो रिजल्ट आएगा वो 13 किलोग्राम। तो ये जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, ये भी एक मास है। क्या है? मास। और मास में से मास को ही घटा सकते हैं। क्या हम कभी मास में से वेलोसिटी को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो ये बेसिक रूल है। तो कभी भी आपको इसको इस फॉर्म के अंदर नहीं लिखना है कि m प्लस एम है वो 2m हो जाए, l प्लस एल है वो 2l हो जाए, l माइनस एल है उसको 0 लिखें। ऐसा आपको कभी नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरे में प्यारे बच्चों में आपके सामने बात करता हूं सम बेसिक्स फॉर्मूला। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा एरिया, तो एरिया आपके पास होता है एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जैसे मैं बात करूं, ये थोड़े बेसिक्स है, फिर मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम प्यारे बच्चों आपके पास होगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का आप लिखेंगे एल क्यूब। जैसे मैं आपके पास बात करूं स्पीड, तो स्पीड प्यारे बच्चों यहां से जो निकल के आएगी वो टर्म
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हो जाएगा एल, टाइम हो जाएगा टी, और इस टर्म को आप लिख पाएंगे एल टी माइनस, क्या लिख पाएंगे, एल टी माइनस। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला बेटा आप कर पाएंगे, और वो फॉर्मूला आप कर पाएंगे किसके लिए, वो फॉर्मूला आप कर पाएंगे वेलोसिटी के लिए, और इस टर्म को भी आप लिख पाएंगे यहां से एल टी माइनस का। अब अगर मेरे को यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ जाए, तो एक्सेलरेशन होता है, और वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी होगी एल टी माइनस वन, टाइम हो गया टी, तो एक्सेलरेशन का यहाँ से निकल के आएगा वो एल टी माइनस टू, क्या निकल के आएगा बेटा, एल टी माइनस का। ये रिजल्ट आपके पास यहाँ से निकल के आया है। अब अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो एक फॉर्मूला आता है अपने पास, और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, बताना है आप सभी को कि बताएं कि अपने पास इम्पल्स का फॉर्मूला क्या, बोलो बेटा, कोई भी बच्चा बताए बेटा, साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा और आपको मोमेंटम इनटू टाइम। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं बेटा, तो इम्पल्स रियल में तो होता है फोर्स इनटू टाइम, और अगर दूसरी भाषा में बात करूं तो इम्पल्स होता है बेटा चेंज इन टाइम। ये दोनों चीज होती है, और ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला था। ठीक है, इम्पल्स रियल में एक शॉर्ट टाइम फोर्स होता है। ठीक है, इम्पल्स रियल में एक शॉर्ट टाइम फोर्स होता है, और इसको हमने लिखने का तरीका यहाँ से देखा है, फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स का बन जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ से निकालूं फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का प्यारे बच्चों एल, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो ये बन जाएगा टी माइनस टू इंटू टी, और इसका बन जाएगा एम एल टी माइनस। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं इम्पल्स की, तो इम्पल्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये निकल। ठीक है भाई, अब इससे आगे हम बात करते हैं, जैसे छोटा सा एक फॉर्मूला है प्रेशर प्यारे बच्चों, और प्रेशर है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं एम एल टी माइनस टू, और एरिया का हो जाएगा कैंसिल, और ये टर्म आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ से बात करते हैं कि इस क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस का टू। अब जैसे मैं बात करूं एनर्जी, तो प्यारे बच्चों एनर्जी कोई भी हो वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन प्यारे बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो टोटल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो वो वर्क के बराबर होती है। ठीक है, और वर्क के बराबर होगी तो फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का बेटा एल, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू आपके पास ये निकल, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं बेटा। अब आते हैं हम, एक फॉर्मूला आपके पास आता है, कोई भी बच्चा बताए, हम पढ़ते थे बेटा सरफेस टेंशन, बताओ सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, बोले बेटा। ये प्रॉपर्टी होती थी लिक्विड की, किसकी प्रॉपर्टी होती थी, लिक्विड की, जो लिक्विड को मिनिमाइज करती थी एरिया में, कम से कम एरिया, क्योंकि लिक्विड लिक्विड के अंदर एक कोहेशन फोर्स होता था, एक एडिशन फोर्स के बारे में पढ़ते थे, तो इनके बीच कोहेशन फोर्स के कारण ये बंधे हुए होते हैं, और मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस टेंशन होती थी। बताओ सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों,
फोर्स अपॉन में लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता था वो प्यारे बच्चों क्या होता था, फोर्स अपॉन में, तो फोर्स हो गया ml/t-2, लेंथ क्या हो गया l, तो सरफेस टेंशन का जो निकल के आएगा वो प्यारे बच्चों यहां से निकल के आएगा mt-2। ठीक है, अब आपसे पूछ ले थ्रस्ट बताओ। बताओ बेटा थ्रस्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? थ्रस्ट जो परपेंडिकुलर, फोर्स का होगा वही। थ्रस्ट भी एक परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है, तो जो फोर्स का होगा वही किसका होगा, थ्रस्ट का, और वही बेटा टेंशन का होगा। तो इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, थ्रस्ट का, फोर्स का और टेंशन का, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा सेम रहता है। जैसे आपके पास अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेन, और अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेस, स्ट्रेस तो बेटा आपके पास वही चीज आ गई, प्रेशर के बराबर। लेकिन स्ट्रेन है वो रियल में क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और अपॉन में ओरिजिनल, चाहे वो लेंथ में चेंज हो, चाहे वो वॉल्यूम में चेंज हो, चाहे वो शेप में चेंज हो, कोई भी चेंज हो, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो स्ट्रेन प्यारे बच्चों आपके पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब एक छोटी सी टर्म आती है और बहुत बार ये फॉर्मूला कंपटीशन में पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो +1 क्लास में बेटा आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना आप स्ट्रेस करोगे, जितना प्रेशर आप लगाओगे, उतना चेंजमेंट होगा। हो सकता है वो चेंजमेंट शेप में हो सकता है वो चेंजमेंट लेंथ में हो सकता है वो चेंजमेंट वॉल्यूम में हो, किसी में भी हो आपके पास, लेकिन वो चेंजमेंट 100% होगा। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ई और इनटू क्या लिखते थे, और ई को अगर आप यहाँ से लिखोगे तो ये टर्म आएगी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस का हो गया बेटा प्रेशर के बराबर। ठीक है, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस। और आपको पता है कि स्ट्रेन स्ट्रेस प्रेशर ml-1 t-, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा ml-1 t- का। ठीक है, ये आपके पास एक छोटी सी टर्म और बताओ, एक टर्म होती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। बताओ बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या होगा, बोलो शाबाश। शाबाश बेटा। देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन रियल में एक डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो रियल में डिस्टेंस होती है। आप कोई भी रिजिड बॉडी पढ़ते थे ऐसे, ये इसका एक्सिस पढ़ते थे, बहुत सारे पार्टिकल m1 m2 m3, इनकी डिस्टेंस ऐसे पढ़ते थे r1 r2 r3। तो इन सभी की डिस्टेंस पढ़ने के बाद आप एक फॉर्मूला बनाते थे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट डॉट डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला हम डिस्टेंस का ही निकालते थे और ये होता था रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बढ़ाएंगे तो m0l और क्या बनेगा t0। तो ये टर्म होती है आपके पास प्यारे बच्चों, यहां से निकल के आती है, वो निकल के आती है रेडियस ऑफ जाइरेशन।
नेक्स्ट देखें, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछे रेट ऑफ फ्लो, बताओ बेटा रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो? आपसे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो। तो अगर रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशनल फॉर्मूला बात करूं तो आपके पास घर में एक पाइप होती है, मोटर होती है, कितना पानी और कितनी देर में बाहर आता है, मतलब 1 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कितने लीटर पानी, तो लीटर वॉल्यूम अपॉन में टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा बेटा L³ अपॉन में टी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L³ टी माइनस का। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा L³ टी माइनस का। अच्छा, आपको अगर कह दें प्लांक्स कांस्टेंट का बताइए। प्लांक्स कांस्टेंट, प्यारे बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट होता है E बराबर H इंटू एनर्जी, और H निकालोगे तो E अपॉन में, और एनर्जी का हो जाएगा ml/t-2 और म्यू फ्रीक्वेंसी T इनवर्स। तो इसको आप लिख सकते हो ml2 और T माइनस का। तो यहां से अगर हम बात निकालें इसका फॉर्मूला तो कितना निकल के आएगा, ml2 T- का। ठीक है, ये क्रम। अच्छा, कोई भी बच्चा बताइए एवोगैड्रोज नंबर बताओ, बोलो बेटा क्या होगा, शाबाश बेटा बोला करें। एवोगैड्रो नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? एवोगैड्रो एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, और ये टर्म डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बताओ बेटा, रेनॉल्ड नंबर बताओ बेटा, रेनॉल्ड नंबर क्या काम आता है, कोई भी बच्चा। नहीं होगा सर। शाबाश, रेनॉल्ड नंबर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर टाइप्स ऑफ फ्लो बताने में काम आता था, जो हम +1 क्लास में पढ़ते थे, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। तो ये एक नंबर है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये टर्म भी बेटा डायमेंशन लेस होगी। क्या होगी, डायमेंशन लेस। ठीक है, आपके पास यहां से अगर हम कंडीशन निकालते हैं तो हमने इस टर्म को इस फॉर्म के अंदर निकाला है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला बताएं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा विस्कोसिटी क्या होती थी, एक बार बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। विस्कोसिटी लिक्विड में की प्रॉपर्टी होती, और जो लिक्विड में मोशन का अपोज करती थी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, विस्कोसिटी। ठीक है, और विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था एन, और इसका फॉर्मूला होता था F इंटू आर डिवाइडेड बाई ए और इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला अपने पास, और याद हो बेटा विस्कोसिटी की जो यूनिट होती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विस्कोसिटी की जो यूनिट होती थी वो पास्कल सेकंड होती थी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती थी, पास्कल सेकंड। ठीक है, अब यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे विस्कोसिटी को, तो ये टर्म कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ml-1 T-, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट पास्कल सेकंड होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा वो ml-1 T-1।
ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जो लिक्विड में मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, सी अपॉन में भी होता है, और ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, इसलिए ये क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होती है। ये क्वांटिटी क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस। यहाँ तक किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू आदित्य, थैंक यू हिमांशु, पंकज, चंचल, थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना आपको प्रेशर एनर्जी। कि प्रेशर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर प्रेशर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है प्रेशर इनटू एनर्जी, प्रेशर इनटू एनर्जी। और प्रेशर का निकाल रहे हैं ml -1 T-2, ये हम प्रेशर का निकाल चुके हैं, ठीक है। सॉरी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी हम लिखेंगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आएगा बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम का प्यारे बच्चों हो जाएगा L3, और ये आ जाएगा ml/T-2, ठीक है। तो देखो बेटा, ये एनर्जी थी, और मैंने क्या कहा था कि कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इसी के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने एक टर्म और प्रूफ कर दिया आपके सामने कि अगर प्रेशर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो प्रेशर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml/T-2 आपके पास निकल के आएगा। देखो, जैसे आपने पूछा था वेलोसिटी, वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, क्रिटिकल हो, टर्मिनल हो, एस्केप हो, सब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT- का, क्या होगा, LT-। अब आते हैं कुछ एक्सपेक्टेड, ये तो जनरली बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, पहला डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछता हूँ कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ द वेव की इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, बोलो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव रियल में एक टर्म होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी क्या होती है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। इंटेंसिटी को लिखने का एक तरीका होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो आप देखो, एनर्जी का प्यारे बच्चों ml/T-2, एरिया का L², और टाइम का आपके पास T, ठीक है। अगर इस टर्म को हम सोल्व करते हैं तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, और ये टर्म आएगी MT- का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है, और वो आपको बताना है, किसका बताना है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है तो इंटेंसिटी ऑफ वेव लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहां से हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव। जैसे आपसे ये पूछें कि आप एक बात पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
+2 वाले बच्चे पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि वो किसी भी सरफेस पे लगती थी आके तो उसके ऊपर मोमेंटम एक्सर्ट करती थी, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर का फॉर्मूला हमने वहां से पढ़ा था I/C, लेकिन मैं इसको कंडीशन में समझाता हूँ। रेडिएशन प्रेशर क्या होती थी? इंटेंसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। +2 क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यूनिट आती थी उसमें क्वेश्चन था रेडिएशन प्रेशर, जिसको हम क्या लिखते थे? I/C, ठीक है। तो इंटेंसिटी बटा ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव mt माइनस, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करता हूं तो LT माइनस, तो ये हो जाएगा m L-1 T माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी ये होगा ML-1 T माइनस का 2, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ से निकाली है। इसके बाद आपको बताना है, कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एफिशिएंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? बोलो बेटा, शाबाश डायमेंशनलेस। शाबाश। ये होती है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये टर्म भी डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसी होती है? डायमेंशन लेस। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ थर्मल क्वांटिटीज। थर्मल जो टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म एक तो अपने पास बेटा हीट है सबसे पहले, जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्यू से डिनोट करते हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि हीट है वो एक एनर्जी है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ mL2T माइनस। थर्मल क्वांटिटी में सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला आया हीट का, और हीट अपने पास ये जैसे होता है टेम्परेचर, लिखने को हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है। और थीटा आपके पास केल्विन से डिनोट करते हैं, केस। देखो टेम्परेचर को मापने की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक टर्म और बता देता हूँ, रूमर। आपसे पूछ ले कभी ये रूमर किसकी यूनिट होती है, किसको मेजरमेंट करती है, तो रूमर बेटा टेम्परेचर की ही यूनिट होती है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाई लेवल का टेम्परेचर है वो किससे मापा जाता है? वेरी हाई टेम्परेचर। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो डिवाइस होता है बेटा पायरोमीटर, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जिससे वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और बहुत हाई टेम्परेचर को अगर मेजर करते हैं तो वो डिवाइस बेटा आपका पायरोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर आप एक बात बताएं कि कोई भी बच्चा मेरे को बताए कि लेटेंट हीट पढ़ते थे, लेटेंट हीट एल से डिनोट करते थे। पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट बताएं कि लेटेंट हीट क्या होती है, बोलो बेटा। हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास, ये बिल्कुल सही बताया, और इसको हम लिखते हैं हीट अपॉन मास। लेकिन ये क्या काम आती थी? ये जैसे अपने पास बेटा लिक्विड है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, इसको चेंज करने में स्टेट।
लिक्विड से गैस बनाने में, ठीक है, या आपके पास सॉलिड से लिक्विड बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है कि अपने पास लेटेंट हीट। तो आपको एक बात नजर आएगी कि हीट वो डिपेंड करेगी मास। जैसे मैं कहूं अपने पास बेटा एक अपने पास 1 लीटर पानी है और एक अपने पास 50 लीटर पानी है, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि 1 लीटर पानी को मेरे को गर्म करने में कम हीट देनी पड़ेगी और 50 लीटर पानी को गर्म करने में मेरे को हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब हीट डिपेंड कर गई, किस पे डिपेंड कर गई, मास। तो इसका मतलब हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मास। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के बेटा और एल लगाया गया था और इसी एल को बोलते थे लेटेंट हीट, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया हीट का, लेटेंट हीट का, हीट अपॉन में मास, और हीट को लिखा ml/T-2 और मास को लिखा m। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L/T-2, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा L/T-2। बोलो बेटा समझ में आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे कह रहा है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कई बुक्स में ऐसे डिनोट करते हैं, कई में सी से डिनोट करते हैं। देखो इसके वर्ड के सामने जो लिखा गया है वो वर्ड है स्पेसिफिक, मतलब कोई ना कोई स्पेशल इसके अंदर प्रॉपर्टी है, तभी इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम दिया। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस, और आप उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट रिक्वायर्ड टू रेज, जो जरूरत पड़ती है टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री। तो इसका मतलब देखो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, अगर हमारा मास ज्यादा है तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो डेल टी हो गया, और इसी प्रोपोर्शनल को हटा के एस लगा देते हैं तो क्या हो बराबर एम एस डेल टी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो हीट एक तो डिपेंड करती है मास पे और एक हीट डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एक मास पे और एक चेंज इन टेम्परेचर पे। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के जो यहाँ पे यहाँ लगाया गया वो स्पेसिफिक हीट एस, और इसको बेटा लिखोगे हीट एम इंटू डेल टी, और हीट बेटा एनर्जी ml/T-2, मास का हो जाएगा m, टेम्परेचर का केल्विन कैंसिल, और ये आ जाएगा L/T-2 K-। बस ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ से निकल के आया और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कई बार इसकी यूनिट पूछता है तो यूनिट बनाएंगे जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसकी जो यूनिट बन के आएगी जूल, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और इसकी जो यूनिट बनेगी जूल, किलोग्राम। इन दोनों में बेटा किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा। आपके लिए बेटा चैट का ऑप्शन मैं खोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो चैट में आप डाल सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद आपको बताना है, वो कई बार टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यूजुअली नोट करते थे, और इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा mL/T-2, और इसकी यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी जूल होगी। क्या होगी बेटा? जूल। ठीक है, तो इसकी यूनिट में अपने पास जो निकल के आया है वो इसकी यूनिट जूल होगी, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास mL/T-2। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको बताना है गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको बतानी है वो क्या होती है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है 8.314 होती है, लेकिन हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम ये इक्वेशन पढ़ते थे PV बराबर RT, और R से अगर हम निकालेंगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम, सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे T टेम्परेचर है बेटा, तो प्रेशर का हम निकालेंगे तो mL-1 T-2, वॉल्यूम का हो जाएगा L3, और टेम्परेचर का हो जाएगा K। तो ये टर्म आएगी mL² T-2 K-। ठीक है, ये आपके पास। और गैस कांस्टेंट का जो आप देख पाएंगे यहाँ से, तो देखो मैं यहीं से आपको एक यूनिट ड्राइव कराता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ है जिसको मैं राउंड सर्कल कर रहा हूँ, ये एनर्जी, एनर्जी बटा टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट आपसे पूछ ले तो ये यूनिट होती है जूल पर केल्विन। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं तो गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन होती है। और गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो mL/T-2 K-1 होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आएगा। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला आता था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपने +1 क्लास में 7th यूनिट में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर देते हो तो वो सारे के सारे कोई भी किसी भी मेटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हिट करते हो तो टेम्परेचर फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो हम ये करते थे चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम किसी रोड को एक एंड से गर्म करते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर पूरी रोड के अंदर चला जाता है, तो चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम, धीरे धीरे हीट है वो क्या होती थी? चेंज होती थी। ठीक है, पर पूरे मेटल के अंदर, और ये प्रोपोर्शनल होती थी। पहला काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एरिया। ठीक है, जितना उसका एरिया है सारे एरिया में जाएगी। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर और डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस। अब देखो पहले हम शुरू वाले डिस्टेंस को गर्म कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो हीट लास्ट एंड पे पहुंचेगी। तो चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो एक तो डिपेंड करता है उसके एरिया पे, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस। और इसी प्रोपोर्शनल को हटा के बेटा चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये लगाया था, और इसको लिखा था डेल टी अपॉन में डेल एक्स। और के यहाँ पे होती है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी। और के निकालोगे तो डेल थीटा अपॉन डेल टी तो एज इट इज है, सॉरी डेल हीट, क्या वो है? थीटा नहीं बेटा, हीट है। डेल क्या अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, और बटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो डेल क्या हो? मतलब बेटा आपकी हीट, इसको लिखोगे mL/T-2। डेल एक्स मतलब लेंथ, इसका मतलब L इंटू 1। डेल टी मतलब टाइम, और डेल टी बड़ा वाला टी टेम्परेचर मतलब केल्विन, और एरिया मतलब है L²। L² से L² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो टर्म बचेगी वो mL/T-3 और K-।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो जरा इसको याद रखना कि हम किसी भी मेटल या सरफेस को गर्म करते हैं तो हीट है वो टाइम के साथ फ्लो करती है, धीरे धीरे कि धीरे धीरे आप हीट करते जाओगे, टाइम के साथ वो गर्म होती जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड करते हैं उसका एरिया कितना है। कम एरिया होगा तो जल्दी हीट कर देगा, बड़ा एरिया होगा तो जल्दी हीट नहीं करेगा। दूसरा, फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के हमने के लगाया और के की वैल्यू को यहाँ से सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट अपने पास निकल गया। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंडीशन आपके पास निकल के आए। फॉलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आ जाएगा बेटा समझ में? यस सर। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा, एक फॉर्मूला बताएं तो आप आपसे पूछे हीट कैपेसिटी या इस टर्म को बोला जाता है एंट्रोपी। ये टर्म बोली जाती है बेटा हीट कैपेसिटी या आपके पास ये टर्म बोली जाती है एंट्रोपी। देखो, हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन, कितना टेम्परेचर वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो इसका मतलब बेटा होगा जूल पर केल्विन या जूल पर टेम्परेचर। इसका आसानी से बन जाएगा ml/T-2 K-। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से निकालूं तो आपके पास यही डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ से निकाला था, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हीट कैपेसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बराबर, याद रखना, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आर का भी यही आया था। और इसी के इक्विवेलेंट एक टर्म और बताता हूं मैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम केबी से लिखते थे, R/N। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा केबी। ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था, केटीची काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैस कांस्टेंट बटा एवोगैड्रो नंबर का रेशियो क्या कहलाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो नीचे तो हो गया बेटा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तो क्या बताया था? डायमेंशनलेस। ऊपर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो ये तीनों ऑप्शन 100% दिए जाते हैं कि किन किन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करता है। तो हीट कैपेसिटी का, गैस कांस्टेंट का और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपसे कहे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होगा? ml/T-2 K-1 होता है। किसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आएगी। एक बहुत बार आता है स्टीफन कांस्टेंट। एक स्टीफन लॉ होता था, एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता था। ये पहले सिलेबस में थे, लेकिन पिछली बार 30% जो रिड्यूस हुआ था बेटा उसमें नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी अब ये कंपटीशन के अंदर तो आने ही आने हैं। अब ये नहीं है कि कंपटीशन में आपका 30% सिलेबस काट दिया जाएगा। इसमें क्या होता था कि आप किसी भी, स्टीफन्स लॉ ने कहा था किसी भी चीज को अगर आप एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देते हो किसी भी मेटल को, सरफेस, तो कहता है कि जो टेम्परेचर रेडिएशन वो बाहर निकालता है वो 4th पावर ऑफ टेम्परेचर होता है। कि जितनी हीट एनर्जी आप दोगे उसको, तो वो जो हीट एनर्जी बाहर एमिट करेगा, जितनी हीट एनर्जी आप उसको दोगे, वो जितनी हीट बाहर देगा, वो हीट जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उसकी 4th पावर के बराबर होती है। और इसने कहा E = सिग्मा और T की पावर 4। ठीक है, और जो ये एनर्जी है इसको भी याद रखना बेटा, ये एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो कैसे डिफाइन किया इसने कि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया गिवन टू ए सब्सटेंस या मेटल, इट एमिट एनर्जी 4th पावर इट्स टेम्परेचर, जो अपने टेम्परेचर की 4th पावर के इक्विवेलेंट होती है। तो ये ला था। अगर मैं यहाँ से अब सिग्मा की वैल्यू निकालूं
तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी ई और टी की पावर क्या आ जाएगी 4। तो देखो इस एनर्जी को लिखने का तरीका, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का बेटा ml2 T-2, ठीक है, पर यूनिट एरिया L स्क्वायर, पर यूनिट टाइम T, और T की पावर 4 मतलब टेम्परेचर, मतलब K की पावर 4, ठीक है। L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ जाएगा m T की पावर -3 और K की पावर -, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, वो बेटा आपके पास ये निकल के आएगा, ठीक है। आप इसको आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। बोलो बेटा, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो एक बार बताओ। आवाज दी बेटा, एक बार फिर से। क्या कह रहे हो, बोले बेटा, रिवाइज करो। एक बार सर नीचे वाला कर दो रिवाइज। अच्छा अच्छा बेटा, नीचे वाला ये कहा था कि आपने कोई भी सब्सटेंस है, मेटल कंडक्टर है, और आप इसको जितनी हीट एनर्जी दे रहे हो पर यूनिट एरिया पर टाइम पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जितनी हीट एनर्जी आप इसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे रहे हो, तो इससे जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे, जो हीट थोड़ी देर के बाद कंप्लीट हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाएगी। जैसे क्या होता है कि दिन में सारे दिन धूप गिरती है, रात को अर्थ भी एक गुड कंडक्टर है, गुड एब्जॉर्बर है हीट का, तो सारे दिन हीट को अपने क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रात के टाइम इस हीट को क्या करता है भाई, एमिट कर देता है, तभी रात को गर्मी होती है। तो इसका मतलब जैसे ही हीट एमिट करेगा तो वो हीट कहता है कि जो हीट और जितना टेम्परेचर इसने एक्वायर किया था इस हीट एनर्जी से, लेकिन जब ये एमिट करेगा तो वो अपने टेम्परेचर की 4th पावर के बराबर क्या करता है, एमिट करता है। ये इसने एक्सपेरिमेंटल लॉ बनाया था कि जो हीट एनर्जी ये दी थी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जब ये एमिट करेगा तो वो 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के बराबर क्या करेगा, इसको एमिट करेगा, ठीक है। ये बात इसने यहाँ से बताई। और इस प्रोपोर्शनल को हटा के प्यारे बच्चों, इस प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पे क्या लगाया गया था, सिग्मा, और इसी को बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं हम स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट। सर के की पावर -4 नहीं आएगी? हाँ सॉरी बेटा, के की पावर -4, शाबाश, के की पावर -4 है। तो बेटा आशा है कि आज की क्लास में आपको मैंने इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले करवाए हैं। कल कुछ और भी हैं जो कंपटीशन लेवल्स के हैं, जो इनसे भी डिफिकल्ट लेवल में कराऊंगा बहुत अच्छे से, जो अब मल्टीप्लाई डिवाइड के हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाने फॉर्मूले के, ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले के पढ़े हैं, अब कॉम्बिनेशन वाले डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। रेगुलरिटी के साथ बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को यहीं खत्म कर